बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। आप एक फार्मासिस्ट हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक दिहाई का अरसा अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ आजकल आप अपना एक हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं। आपकी वजह शोहरत डिस्काउंट बड़ी है। इसके अलावा आप दाखिले.com के नाम से एक न्यू वेंचर भी स्टार्ट कर चुके हैं और लायंस क्लब के साथ भी मुंसलिक हुए हैं। इन तमाम हवालों से हम डिस्कस करेंगे अपने आज के मेहमान डॉक्टर बासित रमज़ान चुगताई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक जी, है? अल्लाह का शुक्र एंड थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया बासित भाई। अच्छा बासित भाई, स्टार्ट करेंगे हम। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि फार्मेसी, तो ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंटेंशनली आपने एजुकेशन इसको चूज़ किया या फिर बाय चांस, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि स्टूडेंट्स इधर उधर के कहे से चलें जी ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं, तो ये बताइएगा हमारे भी बस। अभी रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन माय पेरेंट डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप में से कितने लोग जो हैं बाय चॉइस फार्मेसी प्रोफेशन में आए हैं। तो उनमें से किसी एक ने भी हाथ रेज नहीं किया कि आई एम हियर बाय चॉइस। तो उसमें सेम गोज़ विद मी। प्लान यही था कि मैं MBBS करूँगा एंड देन आई विल बी अ डॉक्टर। बट कुछ आपकी ख्वाहिशात होती हैं और एफ़र्ट्स होती हैं और कुछ अल्लाह जो है आपके लिए बेहतरीन चूज़ कर रहा होता है। तो आई थिंक अल्लाह हैज़ चोज़न फार्मेसी फॉर मी एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ जो कि बहुत सारी हॉरिज़ॉन्स ओपन कर चुका है और आगे फ्यूचर में मेरे लिए करने लगा है। सो आई वाज हियर बाय चांस बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर नाउ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ गए। वो जो आपका एक एक्सपीरियंस है उसके हवाले से बताइए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जी ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल टफ़ जॉब है या इस तरह की चीज़ें हैं। ऑल दो मेरे एक दो दोस्त भी हैं जो कि बड़े इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, एक तो इसकी में कितनी सच्चाई है ये बताइएगा, और देन इसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ की नेगेटिविटी तो बताई जाती है लेकिन हर नेगेटिव चीज़ के पीछे भी एक पॉजिटिव इमेज छुपा हुआ होता है। तो उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। देखें, कोई भी चीज़ जब भी आप करते हैं, चाहे वो अगर फार्मास्यूटिकल्स में है या किसी भी और इंडस्ट्री के अंदर है, तो आसान कोई भी चीज़ नहीं होती। हर जो फील्ड है, हर ऑक्यूपेशन के जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो एक अगर फार्मास्यूटिकल है वो भी उसी तरह की ही एक फील्ड है और वो भी कोई डिफरेंट नहीं है, उसमें भी चैलेंजेस हैं। बट चैलेंजेस की जो नोयत है वो वेरी कर सकती है, बट जो इंटेंसिटी और जो चैलेंजेस हैं वो हर जगह सेम है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करूं तो डेफिनेटली उसके अंदर चैलेंजेस हैं, बट उसके साथ साथ जितनी लर्निंग, जितना एक्सपोजर उसके अंदर आपको मिलता है, अगर मैं आज किसी मकाम पे हूँ और अगर आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है तो इसका सेहरा सारे मेरे उस एक्सपीरियंस को जाता है जो कि मैंने एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मैंने अपना टाइम गुजारा। वहाँ पर मेरी जो ग्रूमिंग हुई, वहाँ पर लोगों से एक्सपोजर हुआ, जितनी मेरे अंदर जो भी आज मैं किसी मकाम पे हूँ, आई एम अगेन सेइंग इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। और देन आपको किस तरीके से आपने उस चीज़ को परसीव करना है, दैट्स एंटायरली अप टू यू। अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की फार्मेसी प्रोफेशन, आई वॉज नॉट देयर बाय चॉइस, मैं बाय चांस था, बट मेरे पास जब वो चीज़ आई तो मैं उसके लिए फुली कमिटेड था। मैंने अपनी 100% एफर्ट्स की, अपने आप को मैंने ग्रूम किया। तो सेम गोज़ विद द फार्मास्यूटिकल। और ऑप्शन नहीं थे। जब आपने अपनी फार्मेसी फील्ड में आए हैं तो फील्ड के अंदर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी मैंने, जो भी चैलेंजेस आए उनको मैंने एम्ब्रेस किया और बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको अंडरस्टैंड किया। बिकॉज जहाँ पे आपकी लिमिटेशंस, जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनको आपने ओवरकम करना है और उससे आपने आगे बढ़ना है। तो हम नेगेटिविटी की तो बहुत बात करते हैं कि आपकी टफ़ जॉब है, सारा दिन आपको बाहर रहना होता है, आपको डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना होता है। बट ऑन द उसके अगर दूसरे अगर हम रुख देखें तस्वीर का, तो उसके अंदर जो आपको लाइफस्टाइल मिलता है,
और अगर हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स के लोग हैं, उनके लिए इंसेंटिव पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। एक ग्रेजुएट पर्सन है, चले हम तो फिर एक फील्ड के पर्सन थे, अगर ग्रेजुएट पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा एक 70% जो बल्क है वो सिंपल जिन्होंने BA BSc BCom किया होता है वो इस फील्ड में हैं, और अगर वो किसी एक रेगुलर जॉब में कर रहे होते तो वो शायद उनकी स्टार्टिंग पे 15-20 होती, या वो बहुत अरसा जाके वो 40-50 पे होते हैं। बट ऐसे ही लोग हैं जो इस टाइम पे वो 6 फिगर्स भी अर्न कर रहे हैं, उनके पास अच्छी कार भी है, फैमिली मेडिकल भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी भी वहां पर मौजूद है। चैलेंजेस हर जगह हैं, आपको उस चैलेंजेस को कैसे टेकअप करना है वो आप अपने ऊपर जब डेवलप करते हैं, अपनी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, तो वो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान होना शुरू हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। बात फिर वो ये है, जैसे आपने बताया कि किसी भी फील्ड में अगर आप बैठे हुए हैं तो उसमें उसको आप किस तरह से ऑन करें, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, आपकी जो वजह शोहरत, जहाँ से बासित रमज़ान चुगताई एक ब्रांड बन के सामने आया, डिस्काउंट बडी, इसके हवाले से पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि व्हाट इज़ डिस्काउंट बडी, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, कहाँ से ये आइडिया आया, और ये सारा अब तक का जो एक जर्नी है कितने अरसे की है, और क्या क्या आपको उसमें हार्डशिप्स मिली और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो इस हवाले से ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। श्योर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी कि वो वजह शोहरत है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखें, कनेक्टिंग द डॉट्स अगर हम बात करें तो जो डॉट्स हैं वो हमेशा हमारे पास से कनेक्ट होते हैं। तो अगर आज किसी भी फील्ड के अंदर मैं हूँ, चाहे वो मेरी मेडिकल है, चाहे वो मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ, चाहे मैं मैनेजमेंट फील्ड में हूँ, इवन कि मैं लायंस इंटरनेशनल एक वॉलंटियर एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, अगर मैं इनको कनेक्ट करूँ तो कनेक्टिंग जो एक हमारा जो बेस है दैट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट। तो 2018 में ऐसी सिचुएशन बिल्ट हुई जिसके अंदर मुझे अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, इवन कि अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो वहाँ पर एक मेरे मेंटोर थे साद हसन, तो उनसे मैंने जिक्र किया, अपने जितने भी चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको मैंने शेयर किया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दैट आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो उस पर उन्होंने बताया कि यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स और कुछ वीडियोस और कुछ इस तरह की, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़े, अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करें, और अपनी नेगोशिएशन और इस तरह की जितनी भी स्किल्स हैं वो अपने अंदर जब आप इंडल्ज कर लेंगे तो रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू मीटिंग डिफरेंट मेंटोर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस फील्ड से रिलेटेड थे, जिनका मुझे लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जब मैंने उनसे बात की, करना शुरू की, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आना शुरू हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चैलेंजेस को लेना मैंने शुरू कर दिया। मुझे पता है कि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फेलियर से ही आप सक्सेस पाते हैं। तो मैंने जब फेलियर्स मुझे जो प्रीवियस से उनसे मैंने सीखा, उनसे मैंने मोटिवेशन ली और आगे की तरफ मैं बढ़ा। तो जब मैंने अपना फार्मास्यूटिकल्स के अंदर था, तो वहाँ से जब मैंने अपने फार्मेसी के बाद जब मैंने हॉस्पिटल के अंदर कन्वर्ट किया, देन दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो जब आप पर्सनल डेवलप खुद को कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उस दौरान में मुझे पता लगा कि जो इंसान का जो मकसद है वो एक ही है, वो है हकूकुल इबाद, कि आप दूसरे लोगों को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो उसी जज्बे से एक दिन मैं बैठा हुआ था कि हाउ कैन आई सर्व दिस पीपल। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास रॉयल हेल्थ केयर मेरा हॉस्पिटल है, तो उसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा था कि मैं किस तरीके से वहाँ पर पेशेंट्स फ्लो बढ़ा सकता हूँ और वहाँ पर कैसे मैं डॉक्टर्स को जो पेशेंट्स जो रेशो है उनको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे जहन में एक आइडिया आया टू हैव अ लॉयल्टी कार्ड। तो लॉयल्टी कार्ड का मैंने अपना सारा प्रेजेंट किया और उसको मैं लेकर चल रहा था। उसके ऊपर मैंने वर्किंग भी सारी कर ली थी, क्या क्या ऑफर्स होंगी और कैसे कैसे हम उसको लेकर चलेंगे। देन वाइज ड्राइविंग इन गुलगश्त एरिया, आई डोंट नो कि कब मेरे एक जहन में एक चीज़ आई कि मैं कार्ड स्टार्ट कर तो रहा हूँ, वाई नॉट एट डिफरेंट ब्रांड्स, क्योंकि हम एक ही ब्रांड्स को कर लेते हैं और एक ही कार्ड के ज़रिए जब उनको डिफरेंट जगहों पे जब उनको डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे तो लोग उसको
बेनिफिशरी है तो उनके लिए फ़ायदा होगा। सो दैट वाज अगेन मतलब आहा मोमेंट थी मेरे लाइफ के अंदर। तो मैं जिसके पास जा रहा हूँ, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या इवन के कोई स्टेशनरी शॉप्स हैं, तो उनको मैंने आइडिया दिया। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि हमने कुछ देना है उस टाइम पे। मैंने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं देना, आपकी मैं मार्केट भी करूँगा और प्रमोशन करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको हमारा नाम लिखें और इसको वो स्टार्ट करें। तो जब मैंने अपना कार्ड लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उसको मार्केट करना शुरू किया, सो एज एक्सपेक्टेड कि जब हम एक इमेजिन करते हैं और उस टाइम पे जो हम रिजल्ट्स एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा रिजल्ट्स उसके बरक्स होते हैं। बाज़ औक़ात उसमें कुछ डिलेज होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो बहुत दफ़ा ख्याल आया कि आई मस्ट क्विट इट, और जो मेरा प्लान था, जो पर्पस था, वो मैं शायद उससे हटता जा रहा था। तो दिसंबर आया, दिसंबर के अंदर जो है मुझे एक फ़ील हुआ कि आई लॉन्च इट इन अक्टूबर 2020। तो दिसंबर 2020 के अंदर जो है मुझे एक आइडिया आया कि मैं जो है इसको शायद मैं इसको बंद कर दूं, मतलब वाइंड अप कर दूं, क्योंकि वो जो रिजल्ट्स जो मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहे थे। देन अगेन थैंक्स टू पर्सनल डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा था कि जब भी आपको लगे कि यू वांट टू क्विट और यू वांट टू गिव अप, आपने ये देखना है कि व्हाई यू स्टार्टेड एट द बिगिनिंग, आपने उसको शुरू क्यों किया था। देन आई थॉट दैट आई डिड इट फॉर टू सर्व पीपल। तो मैंने उसके अंदर जो एक मॉनेटरी जो बेनिफिट था उसको मैंने मिनिमाइज किया, और सर्विस का जो मैंने एलिमेंट था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। आई वॉन्टेड कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को मैं सर्व कर सकता हूँ और उसको मैं करूँ। तो जैसे जैसे ही मैं सर्व करता गया, लोगों को डिफरेंट मैं डिस्काउंट्स ऑफर करता गया, डील्स उनके लिए आती रही, तो उससे क्या हुआ कि लोग जो हैं वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो गए। जब उनको एक सिग्निफिकेंट डील्स उनको मिलना शुरू हो गई विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। अगेन, अगर आपने किसी को अगर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और उसके अंदर आप क्वालिटी अगर गिरा रहे हैं, अगेन दिस इज नॉट सर्विंग, दैट इज अ चीटिंग। तो चीटिंग को हमने नहीं किया, सर्विस रखा, मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी, हाउ कैन आई सर्व माई पीपल। ठीक है। फिर एक और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हमने सर्विस सिर्फ गरीबों को ही देनी है? नहीं, हमारे साथ जो बहुत सारे लोग हैं उनको भी सर्विस की ज़रूरत होती है, उनको भी सर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। तो उसको जब मैंने अपने इस आइडिया को जब मैंने एग्जीक्यूट किया कि मैंने सिर्फ सर्व करना है विदाउट वरिंग अबाउट द मनी और द कैश फ्लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही नीयत साफ़ थी, तो उसी से ही जो रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हुए। बट एक चीज़ हुई कि जो मेरा एक और ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू प्रमोट माय ओन हॉस्पिटल रॉयल हेल्थ केयर, वो इससे थोड़ा सा हट गया, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा फूड को इनकरेज कर रहे थे। तो आई थॉट इट एट अ सेपरेट एंटिटी, और मैंने इसको एक डिफरेंट अपना बिजनेस के तौर पर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। हॉस्पिटल इज़ देयर एंड उसकी जो मार्केटिंग है, ये प्रमोशन है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ फूड इंडस्ट्री। सो वो अपनी जगह पे है और डिस्काउंट बड़ी अपनी जगह पे है, बट द मेन मोटो वॉज टू सर्व द पीपल। जब आप लोगों को सर्व करते हैं, इवेंचुअली थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। So this is the whole story about Discount Buddy. ज़बरदस्ती। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। जी वेलकम बैक। बासित भाई, डिस्काउंट बडी की बात हो रही थी, तो जो एक परसेप्शन बन गया डिस्काउंट बडी का, वो फूड इंडस्ट्री की तरफ हो गया, और हर बंदा, मतलब ठीक है आपने बताया ग्रॉसरी और डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ आपने परसू किया कि हमें हर जगह हम लोगों को सर्व करें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ वो फूड इंडस्ट्री पे हुआ। तो इसमें कितनी हकीकत है, या ये सिर्फ मेरा एक या कुछ लोगों का परसेप्शन है? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, अगर हम एक पेरिटो प्रिंसिपल है, दैट इज़ 80-20 रूल, जिसको हम आम ज़बान पे कहते हैं, तो मेरे जितना भी जो उसका इम्पैक्ट है वो 80% फूड पे आया है। डेफिनेटली मॉनेटरी बेनिफिट्स इसके साथ अटैच्ड हैं, तो लोग जो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो फूड की वजह से होते हैं। सो मेरी जो भी ऑफर्स हैं या जो भी मेरे डिस्काउंट्स हैं वो ज़्यादातर फूड के हवाले से होते हैं, और 20% जो हैं वो उसके अंदर कुछ हॉस्पिटल का एलिमेंट आ जाता है, देन कुछ हमारे सैलून्स हैं, कार सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको भी हम इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। बट मेजॉरिटी 80% जो हमारी ऑफर्स जो रिलेट कर रही होती हैं फूड के साथ। अच्छा चलें, ये फूड से तो रिलेट कर रही हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म के फूडी हैं, देसी या ज़रा इंग्लिश टाइप खाना पसंद करते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं आप? बेसिकली आई एम अ चिकन लवर, ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ चिकन, तो उसको मैं खाना पसंद करता हूँ।
बट अब मैं थोड़ा सा, एक चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे जो टेस्ट बड्स हैं वो नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बहुत मिर्च मसाले चाहिए या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेस्टी फूड चाहिए। तो बाज़-औक़ात ये भी होता है कि हम खा रहा होता हूँ मैं बैठा हुआ, तो साथ वाला कहता है कि शायद नमक ज़्यादा है, मैं कहता हूँ अच्छा नमक ज़्यादा होगा फिर। एंड समटाइम्स जब आप चाय पी रहे होते हैं तो उसमें आप पी लेते हैं तो बाद में कुछ साथ वाला बता रहा होता है कि इसमें चीनी कम थी, तो मैं कहता हूँ अच्छा चले कम थी। बट एनीथिंग रिलेटेड टू चिकन, उसके अंदर मैं बॉइल्ड चिकन भी पसंद करता हूँ, एयर फ्राइड भी पसंद करता हूँ, मैं बारबेक्यू पीस भी पसंद करता हूँ। फेवरेट डिश के बारे में बताइएगा जो सबसे ज़्यादा आप चिकन में पसंद करते हैं कि ये मेरी फेवरेट डिश है। उस मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है दैट इज़ बारबेक्यू पीस। अगर हम बात करें जो बारबेक्यू एक ग्रिल्ड होता है या बारबेक्यू जो पीस होता है वो मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा, हॉबीज़ के हवाले से बात करेंगे, ज़्यादा किस चीज़ पे अगर फ्री टाइम है, ज़ाहिर मैं देखते रहता हूँ काफ़ी आप इंडल्ज रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो अगर फ्री टाइम है घर में है तो क्या मूवी देखना पसंद करते हैं, कोई ड्रामा देखना पसंद करते हैं? देखें इसके अंदर बहुत, अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले हम एक दिन में मैं 4 मूवीज़ भी देख लेता था। बट अगेन टाइम की बात है। अब मैं मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, और इवन कि अगर मैं सीजन्स भी देखता हूँ कोई, तो वो ऐसे देखता हूँ जो मेरे लिए हेल्पफुल हों। जो चीज़ जो मेरी अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट को मैंने अपने अंदर एक इंडल्ज कर लिया है कि एनीथिंग दैट इज़ हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग माई सेल्फ, तो उसके अंदर मैं अपना टाइम सर्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अगर मैं सीजन्स की बात करूँ तो कोरियन सीजन्स 2-3 बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। स्टार्टअप एक उनका बहुत अच्छा एक सीज़न है। अगर कोई आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर एक कंप्लीट स्टोरी फॉर्म के अंदर आपको बताया गया है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड देन मूवीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई हाइप क्रिएट हुई भी हो तो मैं उसको देख लेता हूँ। अदरवाइज ड्रामाज में कोई अगर चल रहा है, घर वाले देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत। लास्ट मूवी का याद है, कौन सी लास्ट मूवी देखी? लास्ट मूवी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक शहजादे एक इंडियन मूवी थी, वो मैंने देखी है। और या समटाइम्स कोई अगर तमिल मूवी कोई आ जाती है तो उसकी कोई देख लेते हैं। दैट वाज आई थिंक सर, अगेन दैट वाज अ मोटिवेशनल मूवी, तो उसका नाम से भी लग रहा था, तो वो सर अगर एक है तमिल मूवी है, वो मुझे ये 2 याद हैं। अच्छा, हॉस्पिटल की बात हो रही थी कि आपने स्टार्ट किया जो आपका ये डिस्काउंट बडी वाला वेंचर था प्योरली फॉर द हॉस्पिटल, देन वो सारा जो भी जर्नी आपने बताई, तो हॉस्पिटल के हवाले से बताएं क्या एक मोटिव था, कब आपको लगा कि जी अब मुझे अपना हॉस्पिटल लॉन्च करना चाहिए? ज़ाहिर है आप फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोर आपकी ज़ाहिर है एंड रिज़ल्ट हॉस्पिटल पे ही है। तो कब ये आपने लॉन्च किया और कब आपको ये फील हुआ कि अब मुझे इस स्टेप को लेना चाहिए, और उसमें जो चैलेंजेस हैं, मतलब एक नया लड़का, एक यंग ब्लड आपकी तरह का जो इस फील्ड में आना चाह रहा है और देन इस गोल को अचीव करना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स। देखिए सबसे पहले तो मैं अपना हॉस्पिटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। इट्स रॉयल हेल्थ केयर लोकेटेड इन गुलशन मार्केट। बेसिकली 20 बेड्स हॉस्पिटल है, और उस एरिए में अगर हम देखें 5-10, अगर गुलशन मार्केट, शाहरुख ने आलम, मुमताज़ाबाद, समेजाबाद, इवन के जो कसूरी चौक के इर्द गिर्द के एरिए हैं, तो वाहिद हॉस्पिटल है जो कि मल्टी स्पेशलिटी है, जिसके अंदर आपको पीड्स डॉक्टर भी मिलेंगे, जनरल सर्जन भी मिलेंगे, ऑर्थोपेडिक भी मिलेंगे, न्यूरो सर्जन भी मिलेंगे, मेडिसिन, गायनी, कंप्लीट एक सेटअप आपको वहाँ पर उस एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर मिलता है। और मैंने इसको स्टार्ट किया था फार्मेसी से। फार्मेसी के बाद मैंने चैम्बर्स बनाए वहाँ पर, जिसके अंदर सिर्फ हम ओपीडी कर रहे थे और किसी किस्म की सर्जरी नहीं कर रहे थे। तो इसमें एक 2020 के अंदर एक सेशन हुआ था, दैट वाज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो उसके अंदर उसका एक फार्मूला था, दैट एक टेक्निक थी, दैट वाज अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। तो वो मैंने एक मेरे अपने साथ जो कोर्स अटेंड कर रहे थे, तो उनको मैंने पे किया और उनको मैंने कहा कि ये टेक्निक आप मेरे ऊपर लगाएं। तो उन्होंने मेरे साथ 1-2 घंटे लगाए और बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस रेस किए, जो मेरे से सवाल पूछे। तो उसके बाद जो मेरे माइंड के अंदर, जो मेरे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें थी, वो सारी मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गई। तो वो जब आई तो उसके बाद तो मतलब एक डिफरेंट एनर्जी, एक एनर्जी लेवल आपका डिफरेंट था, क्योंकि लग रहा था कि यू कैन डू इट।
तो उसके लिए जो है मैं मतलब जब वो जो टेक्निक के बाद जब मैं घर आया तो मैं खा भी हॉस्पिटल रहा था, सो भी हॉस्पिटल रहा था, पी भी हॉस्पिटल रहा था, एवरीथिंग मतलब वो हॉस्पिटल से रिलेट कर रही थी। देन मेरे जो बड़े भाई हैं, आई हैव ओनली वन ब्रदर एंड देन 5 सिस्टर्स, तो मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन रहता है और हम डिफरेंट चीज़ें, बिजनेस, जॉब्स और इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते रहते हैं। सो आई गेव हिम एन आइडिया कि मैं इस तरह से एक हॉस्पिटल करना चाह रहा हूँ, एंड ही इज़ जस्ट लाइक इज ऑलवेज सपोर्टिव, और उनका ये होता है कि ठीक है आप जो करना चाह रहे हैं करके एक दफ़ा देख लो, फ़ायदा होता है तो कंटिन्यू करो, नहीं होता तो वो करें। देन मैंने जब उनसे डिस्कस किया कि हॉस्पिटल का मैं करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको ऑप्शंस दो दिए कि आइदर टू गो विद द हॉस्पिटल और गो विद द डिपार्टमेंटल स्टोर। देन ही सेड के जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो तो हर कोई बना लेता है, हॉस्पिटल जो है ना लोग बड़ा सोच समझ कर इस साइड पे आते हैं, देन तुम्हारा बैकग्राउंड भी है तो तुम्हें इस तरफ आना चाहिए। सो आई ऑप्टेड फॉर हॉस्पिटल एंड देन ही सपोर्टेड मी फुली, मतलब फाइनेंशियली भी, मोरली भी, एंड नाउ इज द बैकबोन जो कि फुली हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। आई एम द फ्रंट मैन एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड, तो वो जितनी भी सपोर्ट जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो चैलेंजेस हर तरह के आते हैं, इवन कि आपको सिर्फ ओनली माय ब्रदर वाज देयर जो कि मुझे कह रहे थे ओके गो फॉर द हॉस्पिटल, वरना बहुत सारे और फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ज़्यादा सवाल रेस कर रहे थे। बट जब आपको एक चीज़ नज़र आने लग जाए, आपका विजन जब आपके साथ हो, एंड देन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ख़ुद को डेवलप भी कर रहे हैं, तो तब फिर आपको बहुत सारे लोगों को सुन के अनसुना करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग, जो भी मेरे माइंड में था कि मैंने एक हॉस्पिटल बनाना है और उसको मैंने स्टार्ट करना है। तो मेरा जो प्लान था कि मैंने इसको जनवरी 2022 के अंदर मैंने हॉस्पिटल को स्टार्ट करना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नवंबर 2021 के अंदर ही मैंने हॉस्पिटल को स्टार्ट कर लिया। एंड देन कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं, कुछ उसकी जो डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है, देन स्टाफ चैलेंजेस, देन डॉक्टर चैलेंजेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है, पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। उसके लिए आप हिट एंड ट्रायल बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे अगर मैं बात करूं हेल्थ कार्ड, जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो हेल्थ कार्ड एक बूम पे था, अब बूम पे आया तो हमें हेल्थ कार्ड लेने में 1 साल लगा, तो जैसे ही हेल्थ कार्ड आया, वो जैसे ही हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड आया तो हेल्थ कार्ड बंद हो गया। सो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे, बंद नहीं हुआ बट उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट गायनी बहुत ज़्यादा उसके अंदर केसेस हो रहे थे तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, स्टिल वो चल रहा है बट वो ज़्यादा सर्जरी के अंदर चल रहा है। तो इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं, तो जब आपको पता है, जब आप पर्सनली डेवलप कर रहे होते हैं, खुद को कॉन्टीन्यूसली खुद के आप अपना मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आता है कि एडवर्सिटी इज़ देयर, चैलेंजेस आर देयर, ऑब्स्टेकल्स आर देयर एंड यू हैव टू फेस दैम। ठीक है, आपको उस हर चैलेंज से आपको पास ऑन करना है, बिकॉज दोज चैलेंजेस आर मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली, ठीक है, दे आर हेल्पिंग यू टू ग्रो बोथ प्रोफेशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। तो आपको वो जो एक मोटिवेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां से मिलती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी टाइम आता है जब आप सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे सिर्फ मैं यूट्यूब पे भी सब्र की वीडियोस देख रहा होता हूँ, बुक्स भी मैं उसी के हवाले से, क्योंकि जब आपने सब्र ही करना है तो थोड़ा सा आप ज़रा कुछ टाइम अच्छे तरह से ही सब्र आप कर लें। देन कुछ एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आपको परसिस्टेंस रहना होता है, मतलब जब आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे होते, आपको फिर भी अपनी एफर्ट पुट इन करना पड़ती है, क्योंकि देन अगेन फेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फेथ के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इंसान के लिए वैसे भी ज़िंदगी में जो है एफर्ट करना है, रिजल्ट्स अल्लाह की तरफ से आते हैं। एंड देन एक ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पर आपको मुस्तकिल मिजाजी भी रखनी होती है। थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है वही आपके साथ कुछ इस तरह की चैलेंजेस दे रहे होते हैं जिनको आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, बट दिस इज हाउ लाइफ गोज। आपको उस जिंदगी से गुजरना है। सो देयर आर ऑलवेज द चैलेंजेस, बट अगेन अगर मैं इसको सम अप करूं, आप चाहे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, देयर आर 3 P's दैट आर मैंडेटरी फॉर दैट। नंबर 1 इज पेशेंस,
The number 2 is persistence and the last one is the perseverance. अगर आप patience, persistence और perseverance ये 3 P's अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो वो हॉस्पिटल एक 20 बेड्स का क्या आप 2000 बेड्स का हॉस्पिटल भी बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं. So this is how things go. ये आपने जो आखिरी बात की बड़ी ज़बरदस्त बात है और हमारे सुनने वालों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. हर इंसान को अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. बासित भाई नेक्स्ट जो है हमने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बात की लायंस क्लब, ये भी मैं देख रहा हूँ आपने बड़ा इसको अक्सर आप इसको कैरी करते हैं अपने साथ, हर मीटिंग में हर सेमिनार में आपने इसको कैरी किया जाता है. इस क्लब के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताएं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आपकी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके हवाले से थोड़ा बताइए. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखिए लायंस इंटरनेशनल बेसिकली एक 100 years ओल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको जो बनाने वाले थे वो भी दुनिया से चले गए हैं और हम भी चले जाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर रहेगी. बेसिकली इनका पर्पस क्या है, दैट इज़ टू सर्व योर कम्युनिटी. अपने ही सोर्सेज से अपने ही लोगों को और अपने ही लोगों के परेशानियों को आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प आउट करना. दिस इज़ व्हाट लायंस इंटरनेशनल डू. 3 इनके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस, अपनी कम्युनिटी को सर्व करें. अगर हम बात करें व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू, अगर दोनों को हम बात करें तो इसके अंदर ये है कि जब आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक आपको एक फुलफिलमेंट की एक जो आपको इनर फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन एक फीलिंग आ रही होती है. तो कुछ लोग पैसे दे के सेटिस्फाई हो जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने खुद अपने हाथ से काम करना है. तो वो आप अपना काम कम्युनिटी सर्विस को आप कर रहे होते हैं, देन आप अकेले एक हैं, बट आप जैसे अगर 20 लोग 50 लोग या जब 15 लाख लोग जब मिल जाते हैं, सो यू कैन जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन द होल कम्युनिटी. और नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आपको मास्टर क्लास कन्वर्सेशन का ये एपिसोड काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा और अपने नए एपिसोड के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. जिस चीज का भी डीएनए सीक्वेंस कराना होता है तो फिर वो मोस्टली बाहर भेजा जाता है. पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है. जी सही. ये बिल्कुल ऐसे आप ये देखें कि जैसे मैं असल में ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं और उन्हें हमने लाइफ स्टॉक में उनको हम यूज कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स पर जिनकी महारतें हासिल हैं, और उसके बावजूद जो उन्होंने इम्कानात बताए हैं, जिस तरह हम किसी सहूलत को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप देखें रुकावटें कैसी हैं कि उसको पाकिस्तान में कहीं से उसको उस फंड्स अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में कहीं से रिपोर्ट हासिल नहीं की जा सकती, उसके लिए इजाज़त दरकार होगी. सिर्फ हम उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी दहशतगर्द का अगर हमने डीएनए देखना है तो वह उसके लिए इस्तेमाल हो रही है. सर बिल्कुल यही मसला है. आप ये देखें, सिर्फ इसको इस एंगल से ना देखें कि आप उससे डिजीज ले सकते हैं, आप उससे रेस बंदे की निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसके आबाओ अजदाद आए हैं वो पता लग सकता है, आईक्यू लेवल का पता लग सकता है, म्यूटेशन करके उन डिजीजेस को डिसॉल्व किया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जा सकती है. आप सिर्फ अब देखें ना, एक शोबे में एक दहशतगर्द है तो उसका डीएनए निकाल के भाई हम तो इसी तरह खड़े हैं. हालांकि इसमें देखें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आप एक पूरे बंदे का चार्ट आपने निकालना है कि ये कहाँ से आया है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा है, इसके ब्लड में क्या मसला है, इसकी वेन्स में क्या मसला है, इसकी रेस में क्या मसला है, इसकी लैंग्वेज में क्या मसला है, या उसका पूरा एनालाइज करके एक डीएनए का एक छोटा सा एम्ब्रियो या समझ लें खून का एक छोटा सा कतरा जो है वो पूरे का पूरा उसकी शख्सियत और उसकी शनाख्त के हवाले से हमारे लिए यानी सूदमंद साबित हो सकता है. लेकिन मसला वही है, हुकूमत इस सिलसिले में सरपरस्ती नहीं करती. अच्छा, लोग इस हवाले से इतने ज्यादा अवेयर नहीं है कि मतलब है. आप ये देखें, साइंस इस हद तक तो ले, जैसे आपने फरमाया कि एक एक लम्हे पे बच्चे की हद तक चले मॉनिटर हो रहा है, लेकिन इसको मैसिव सतह पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा कि इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके. मकामी तौर पर इतने बेहतरीन माहिरीन होने के बावजूद हुकूमत किसी सतह पे कोई सरपरस्ती नहीं कर रही, ना एजुकेशन लेवल पे, ना लैब लेवल पे, ना फंडिंग लेवल पे.
आप देखें किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। चंद यूनिवर्सिटीज हैं जो काम करा रही हैं, उनमें से अपनी सलाहियत के बुनियाद पे आगे आने वाले लोग एक मकाम पे आके ब्लॉक हो जाते हैं। आगे उनके जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारा मसला ये है कि आपने देखा होगा पूरी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में जब किसी बच्चा को छोटा पैदा हुआ है या फिर बड़ा हो गया है, मतलब उसका पेरेंट्स के साथ मैच कराना है अभी इसकी ऑफस्प्रिंग में है या नहीं है, तो वो इजीली टेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ ना तो बेसिक हुकूमत को चाहिए ये है कि एक तो ये जो टेस्ट हैं मतलब है फैमिली पेरेंट ट्री वगैरह, ये डीएनए इस हिसाब से चेक करना जो है उसको फ्री कर दें। उसके अलावा जो है ना ये अपना क्या नाम उसका डीएनए सीक्वेंसिंग ये आम लैब्स में होनी चाहिए, क्योंकि मसाइल आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जो है ना हम थ्रेट जो है ना जेनेटिक म्यूटेशंस का बहुत ज्यादा है। डीएनए हमारा है या किसी भी चीज का है, मतलब किसी पौधे का है या किसी मतलब जानवर का है, उसमें म्यूटेशंस कैसे होती हैं, उसमें तब्दीली कैसे होती है रेडिएशन से। और रेडिएशन इस वक्त हर तरफ हमारे तरफ रेडिएशन है मौजूद। मोबाइल देखें, हम ये मोबाइल है हमारे पास, हमने वो गले से लगा के सो रहे हैं, उसकी रेडिएशन जा रही है, हमें इफेक्ट कर रही है ना कहीं डीएनए में जो है ना वो म्यूटेशन कर रही है। उसके अलावा मतलब माहौलियात का मसला है, हमारे जो इन्वायरमेंटल थ्रेट तो पूरी दुनिया में वो है, उसकी वजह से जो सूरज की तरफ से जो अल्ट्रा यूवी रेज आ रही हैं या उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मतलब हम एक लिहाज से जो है ना इस वक्त चांसेस बहुत ज्यादा डीएनए म्यूटेशंस के और बीमारियां मजीद बढ़ने के। और सबसे बड़ी बात, हम ये जो हाइब्रिड पाकिस्तान में ये सिलसिला ये है कि जो हाइब्रिड फूड्स हम खा रहे हैं उनकी वजह से अब पता नहीं जो चेंज हुआ डीएनए जब हम खा रहे हैं तो वो पता नहीं आगे जाके वो क्या हो कर रहा है, क्या नताइज होंगे, क्या तब्दीलियां मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन इकराम, मुकालमा रज़ी के